नमस्कार, राम राम। कैसे आनंद में हो? कहीं तो घर पहुंच गए लगता है ना। और जिनका आगे पेपर है वो देख रहे हैं। तो नए जिलों से कितने प्रश्न आए, यही चर्चा थी। चलो इस चर्चा के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कई दिनों से ये चर्चा थी, पिछले 2 साल से जो है वो जिलों का जो चल रहा है राजस्थान भूगोल में, वो इतना मतलब जो है वो हर बच्चा सर नए जिलों से क्वेश्चन आएंगे क्या, आएंगे क्या, आएंगे क्या। लेकिन आज आपके सामने फिर एक पेपर है। नए जिलों से अब तक सबसे कम प्रश्न पूछे गए हैं, आप सब लोगों को पता है। और एग्जामिनर भी आपसे ये चाह रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, हमें फैक्ट और रट्टा नहीं चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं वो जरूरी है। और जो लोग केवल रूट लर्निंग या केवल और केवल जो फैक्ट याद कर ले पे चल रहे हैं, नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाके जो क्वेश्चन सही होंगे। और आज सेकंड ग्रेड की भर्ती के अंदर जो जीके का जो पेपर है, जो आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएस की, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, चाहे पीएसआई की, चाहे वीडियो की, वो ये वीडियो जरूर देख जाना। अगर आप राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं तो केवल फैक्चुअल पोर्शन की तरफ ना देखें, फैक्चुअल पोर्शन भी जरूरी है लेकिन कॉन्सेप्ट उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आज के इस पेपर में हम देखेंगे। आपकी जो किताब राजस्थान भूगोल की जो आई, ये अब से नहीं, पहले से ही काफ़ी चर्चित किताब थी। जब इससे पहले जब ये आपके यहाँ हस्तलिखित नोट्स में आया करते थे, हमने इसके अंदर कॉन्सेप्ट और फैक्ट वो भी इतनी सरलता से आपको दिए हैं। और ख़ास करके हमारे ज्योग्राफी की फैकल्टी है सुरेश सर, उन्होंने इस किताब को जो नया एक अवतार जो दिए है इस एडिशन के अंदर, वो और शानदार। क्योंकि राजस्थान भूगोल की हमारी जो पहले किताब थी वो भूगोल और इको दोनों की आपकी जो मिक्स किताब आया करती थी, पर अब राजस्थान भूगोल की आपकी ये किताब है जिसमें इसके अलावा आपको इकोनॉमी में भी कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, फिर आपको केवल इको सर्वे पढ़ना है, जो हर साल मैं पढ़ाता ही हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो राजस्थान भूगोल की इस किताब से आप देखना। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये ज़्यादा तो नहीं बोलूँ, लेकिन जो है वो कोई भी व्यक्ति राजस्थान में अगर भूगोल की किताब बना रहा है तो बूस्टर की किताब को अब भी देखता है। पहले भी 2 साल पहले भी कई लोगों ने जो है वो देखा है। और ठीक है, हमने कोई ऐसा थोड़ी कोई नया भूगोल लिख दिया हो, वही है भाई, कंटेंट आरबीएससी बोर्ड की किताब हो गई, आपकी जो और बुक्स हो गई, उनसे मिलाकर एक सरलतम रूप से प्रस्तुत करना और उसके साथ साथ बच्चे को समझ आ जाना और उसे याद हो जाना। क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 प्रश्न आपके सामने ऑलमोस्ट हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल चीज में भी कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि जनरली जो 5 प्रकार के वन हम पढ़ते हैं, उसके अलावा राजस्थान बोर्ड जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है हमारे यहाँ पतझड़ वन की, उसको भी जो है वो 4-5 भागों में बांट कर बताता है। जब आप बुक के पेज नंबर 88 पे जाएंगे और जब आप 3 प्रकार के वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन और उपोष्ण पर्वतीय वन जब पढ़ते हैं, तो आप जब सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं तब सेकंड कैटेगरी में जो 4 प्रकार के वन आते हैं। एक शुष्क सागवान वन, एक सालर वन, एक दोस्तों आपके जो है वो बांस के वन, एक आपके जो पलास के वन, एक आपके प्लास के वन, जब इस कैटेगरी में देखते हैं। अब इन्होंने जो आपको बताया है कि खास करके पतझड़ के अंदर आप इस क्वेश्चन को केवल कॉन्सेप्ट से कवर कर सकते हैं, और मुझे लगता है आरपीएससी इसमें क्या उत्तर मानेंगे मैं आपको बता देता हूं। सुरेश सर से मैंने डिस्कशन किया, उन्होंने भी अपनी यही राय बताई। उन्होंने ये बताया कि ये जो आपका क्वेश्चन है जिसमें 2 तेंदू और सेमल जो है वो आप लोगों को जो है कौन कहां मिल रहे हैं। तेंदू और सेमल जो है दोस्तों आपके यहां पर ये दोनों के दोनों आपको सागवान वन की कैटेगरी में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन की मांग है कि आप तेंदू और सेमल के साथ साथ दोस्तों आपका धोकड़ा और प्लास भी बताओ। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि सदाबहार वन नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया कि कटीले वन नहीं होगा। बात यहां थी शुष्क सागवान और पतझड़ में। शुष्क सागवान में धोकड़ा और प्लास नहीं आते, शुष्क सागवान में धोकड़ा और प्लास नहीं आते, ये याद रख लेना। जब शुष्क सागवान को आप पढ़ते हो तो आपको तेंदू मिलेगा, गुर्जन मिलेगा, गोदल, हल्दू, खेर, सेमल मिलेगा आपको, लेकिन आपको जो है वो धोक का वन नहीं मिलेगा। ये देखो पलास के वन अपने आप में कैटेगरी है, सालर वन जो है वो दोस्तों अपने आप में कैटेगरी है। तो यहां आरपीएससी जो है पतझड़ के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पतझड़ वाले वन के साथ। मेरे हिसाब से जो है वो यहां पे अगर आंसर माना जाएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। और एलिमिनेट कैसे? केवल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो कि हाँ सर सदाबहार की तो बात ही नहीं है और कंटिले की भी बात नहीं है, सागवान में मिल रहा है, लेकिन पलास तो अपने आप में कैटेगरी है ना। ये कब पता चलेगा? जब राजस्थान बोर्ड के अनुसार पढ़ोगे, राजस्थान बोर्ड के अनुसार पढ़ोगे तब पता चलेगा कि हाँ तेंदू और सेमल तो सागवान में आ सकते हैं लेकिन पलास नहीं आ सकता। पलास तो अपने आप में कैटेगरी, और किसकी कैटेगरी है?
पतझड़ की कैटेगरी है, याद रख लेना। पहला क्वेश्चन जब आप करो तो आप हमारी बुक में जो इजीली देख सकते हैं पेज नंबर 88 और 89 पे। अगला क्वेश्चन, राज 131, 171 और मोती किसकी किस्म है? जब आप बुक के अंदर 163 नंबर पेज पे जाएंगे और आप जो अलग अलग प्रकार की जब किस्म देखेंगे तो यहां पे जब आप बाजरा की किस्म देखेंगे तो स्टार्टिंग की दो किस्म मिलेगी, राज 171 और मोती। राज 171 और मोती। मैं आपको फिर बता सकता हूं कि ये टॉपिक कब इंप्रूव हुआ है ना पूरे राजस्थान में, जब वीडियो के एग्जाम में प्रॉपर रूप से राजस्थान की फसलों के नाम लिखे गए। याद रखना, वीडियो का एग्जाम जो पुराने वाले भरते थे उस समय मुझे अब भी याद है कि ये आपकी जो 8-10 फसलें थी मैंने बहुत डिटेल से जो एकदम साइट पे जाके पूरी की पूरी कवर करवाई थी। उसके बाद ये इम्प्रूवमेंट हर जगह हुआ और आज इसका लाभ आप सभी लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारी बुक में जाके देखेंगे पेज नंबर 163-64 पे सबके आपको जो है वो दोस्तों जो आपकी किस्म मिलेगी आपको, चाहे मक्का की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे दोस्तों चावल की हो, राज और मोती आपको सबसे पहले बाजरे की मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सेकंड ग्रेड का, जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाया, करंट के बारे में हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, तो बच्चों ने कहा सर जो हमारे लिए जो सेकंड ग्रेड का बैच भी जो जीके का तो लेके आओ या एसएसटी का लेके आओ। जब आपकी ये भर्ती आई थी उस समय हम आरएस मुख्य परीक्षा और पीएसआई में व्यस्त थे। आप लोगों को सबको पता है आरएस और ईयूआरओ के अंदर हमारी उस समय जो है वो व्यस्तता थी, और कोई काम करो तो उसे फिर बाद में या तो बोलो मत और करो तो फिर बाद में उसे बहुत जो क्वालिटी के साथ करो। ऐसा नहीं है कि काम स्टार्ट कर दिया ठीक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो टीचिंग एग्जाम है ना वो एक अलग प्रकार का स्पेशलाइजेशन मांगते हैं और वो फैक्चुअल पोर्शन में जो स्पेशलाइजेशन के साथ कॉन्सेप्ट भी अच्छे मांगते हैं। याद रखें, मेंस का आरएस का एक अलग ट्रेंड है। तो अब हम जो है वो थोड़े फ्री हुए हैं, हमने फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच स्टार्ट किया। अच्छा रुझान है बच्चों का। केवल जीके का मैं कहूँगा, मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं कहूँगा, आप जहाँ पे जैसा पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ो। केवल जीके के अंदर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप हमें जो है वो एनरोल कर सकते हैं। हमारा 22 सितंबर से जो सेकेंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का और असिस्टेंट प्रोफेसर का तीनों का नया जीके का बैच आने वाला है, जिसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। आप 22 सितंबर जो है वो दोस्तों लिख लेना। और इस एग्जाम के बाद अगर फ्री हो और अगर आप लोगों की इच्छा है कि सर अब तो पीएसआई की तैयारी करनी है तो पीएसआई का बैच 10% दोस्तों आप लोगों का जो है वो रिकॉर्डेड, 90% लाइव। 8 तारीख मतलब कल से क्लासेस चालू हो रही हैं। और ऐसा है कि सर अब तो वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट करना है, एग्जाम में टाइम बचा हुआ, पूरा रिकॉर्डेड बैच और 10 आपके जो है वो टेस्ट हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो आप लोग जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। उसके बाद में अगला प्रश्न था, अरावली पर्वत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहां था कि यह प्री कैम्ब्रियन युग में है, ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, ये प्राचीन वलित पर्वत है और ये यूएस के रॉकी पर्वत से सिमिलर है क्या? यहां असत्य कथन पूछा था। आप जब बुक के अंदर जाएंगे पेज नंबर 17 के अंदर तो आपको पता चलेगा कि यह एक प्राचीन वलित पर्वत है। यह दोस्तों याद रखे आपके यहां पर जो है प्री कैम्ब्रियन जो है वो दोस्तों काल का है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है और उसके साथ हमने यहां अलग से लिखा है अरावली की तुलना आप यूएसए के अपलेशियन से कर सकते हैं। देखो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आ रहा है मजा? यहां फिर देखेंगे कि दोस्तों आपके यहां पर जो है वो अरावली की तुलना आप कौन से पर्वत से कर सकते हैं? अपलेशियन पर्वतमाला से कर सकते हैं। क्या रॉकी की, एंडीज की, कोई की बात है क्या? देख लो तुम्हारे सामने प्रॉपर 2 बार मेंशन किया गया है, पहले नोट्स में फिर अलग से स्पेशल पॉइंट बना के। ठीक है, याद रह जाएगा, है ना? शरीर के अंग से भी बात की, वाद्य अंतर से भी तुलना करवाई हमने। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा और फैक्ट पढ़ा ढंग से, अगर आपने पढ़ा तो आप कर सकते थे, और आपने किया है कि इसकी तुलना रॉकी पर्वत से नहीं हो सकती। ऑप्शन 4 सही है। प्राचीन पर्वत सारे अवशिष्ट पहाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन हो ही रहा है। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आगे फिर पूरा एकदम अरावली प्रॉपर तरीके से 13 जिले दे रखे हैं, विशेषता बता रखी है एकदम बड़ी। आप जब विशेषता देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, खनिजों का अजायबघर और ये पूरी की पूरी बातें बता रखी हैं, ये अन्य नाम बता रखे हैं। बुक देखना आपको मजा आ जाएगा, बुक देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, किस जिले समूह को 40 सेंटीमीटर की जो है वो संवर्षा रेखा से जो है वो हम गुजरती है? ये अच्छा क्वेश्चन है।
अब यहां पे ये प्रश्न वही बच्चा कर सकता है जो आपके यहां पर सूखा आपातकाल या आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन देखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जब मरुस्थलीकरण में आप यहाँ पे सूखे और अकाल को पढ़ते हैं और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोगों को जनरली पता चलता है कि थार का मरुस्थल जो है उसका पश्चिमी भाग, इधर वाला जो भाग है वो तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से है और इधर वाला भाग जो है वो दोस्तों आपका 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से है। याद रखना, उसका पश्चिमी भाग 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, पूर्वी भाग 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। याद रखना, थार के मरुस्थल का जो आप 25 और 50 बढ़ते ना, वो तो क्या है, थार के मरुस्थल को बीच में से काटती है 25 और राजस्थान को बीच में से काटती है दोस्तों आपकी जो 50। ये दो जो आपकी टोटल 4 समवर्षा रेखा है आपको एग्जैक्टली याद करवाई हुई है और आप लोगों को अब क्वेश्चन आप कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। कैसे कर सकते हैं कि भाई ये पता चल गया कि थार के मरुस्थल के इस साइड 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है और आपके पूर्वी साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर रेखा है। ये थार के मरुस्थल की बात है। अगर थार के मरुस्थल को बीच से काटता है कोई तो वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, राजस्थान को 2 भागों में बांटता है तो वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। समझ में आई? अब जब आप इसके ऑप्शन को देखोगे तो कर सकते हो, जैसे अजमेर तो यारो सब पहले देखो सिरोइन एलिमिनेट कर दो। आप यहाँ जो है गलत आंसर लगाया हुआ है, सभी लोग ध्यान देना, यहां जो है वो आप लोगों के जो है वो गलत आंसर लगाया हुआ है। सीकर, नागौर और जालोर ही इसका जो है वो दोस्तों आंसर होगा और आप लोग जो है वो टिक लगा लेना। सीकर, नागौर और जालोर कैसे होगा आप देख लो, यहां पे थोड़ा ध्यान देना। आपका दोसा कहां से आएगा 40 में? आएगा ही नहीं, किसी कंडीशन में नहीं आएगा। टोंक नहीं आएगा, भीलवाड़ा नहीं आएगा। हम तो नागौर के उधर की बात कर रहे हैं, नागौर से, तो आप इधर क्यों आ रहे हो भाई? तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और उदयपुर कहां से आ जाएगा? ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सिरोही कहां से आ जाएगा? अजमेर कहां से आ जाएगा? ये लो एलिमिनेट कर लो। जितने आपको जो है वो एलिमिनेट करने हैं उतने एलिमिनेट कर लो, आपको पता चल जाएगा। 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है, हमेशा याद रख लेना। पाली, जालोर, नागौर, उसके बाद आपका जो है वो डीडवाना, कुचामन, आपका जो सीकर वाले एरिया से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे कि हाँ सर ये पता है कि अजमेर 50 वाले पे आ जाएगा, 40 पे नहीं आएगा। अब इधर पूरा मामला, अजमेर से इधर वाला पूरा मामला आप जब देखेंगे तो ये टोंक दोसा वाला तो बैठना ही नहीं था, ये उदयपुर नहीं बैठना था, अजमेर सिरोही नहीं बैठना था, तो ये बैठेगा। ये क्वेश्चन किस किसने सही किया? यहां फिर कॉन्सेप्ट की बात है। आरपीएससी जो है वो दोस्तों जो है वो फैक्ट के अनुसार नहीं, कॉन्सेप्ट के अनुसार बात कर रही है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की कौन सी एक नदी ऐसी है जो बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? उत्तर बेड़च है। जब आप बुक में जाके देखेंगे तो ये दोस्तों आप लोगों की जो है वो बनास नदी है, ये आपके लोगों की जो बनास नदी है। और इस बनास नदी की जितनी भी सब्सिडरी हैं आपको सारी इधर से दिखेंगी। कोटारी, खाई, डाई, मानसी, बांडी दिख रही है, ये आपकी जो है वो मोरेल, ढूंढ दिख रही है, काली सील दिख रही है। ये एक बेड़च आपको इधर से दिख रही है, केवल एक बेड़च इधर से दिख रही है। पहले ये आप देखना एग्जाम में, मतलब जो बुक के अंदर, फिर आप जाके केवल बेड़च को पढ़ना। और अब जब आपको वापस बनास नदी दिखे तो यहां पर जो वापस बेड़च आपको इधर से दिखेगी। बेड़च इधर से दिख रही है, ये लो अलग से मेंशन था कि आपके यहां पर जो है वो दोस्तों बेड़च नदी जो है वो दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। हो गया क्वेश्चन सही? कर सकते थे। फिर बताओ क्या नए जिले का प्रश्न आया है क्या अब तक? हाँ बच्चों, आप बात कर रहे थे कि सर नए जिलों का क्वेश्चन आएगा। नए जिलों का क्वेश्चन दिखा तुम्हें? नहीं पूछेगा। एक बार एग्जामिनर नहीं चाहता है कि तुम्हें परेशान करे, वो चाहता है तुम्हारे ज्ञान की परख, वो चाहता है कि तुमने कितने समर्पण से पढ़ा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि तुमने जो है वो नए जिलों से पढ़ा। पढ़ो भले, अपडेट रहने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं किया अगले ने, सुकून दे रहा है वो आपको ज्योग्राफी में। पॉलिटी में प्राण पी रहा है, खास करके राजस्थान पॉलिटी में। तो याद रखना बेड़च जो है वो दोस्तों जो है इसे सही करके आना। उसके बाद में कौन कौन सी, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो आपको ज्योग्राफी की किसी भी बुक में कहीं मिल जाएगा। सबको पता है देलवाड़ा आबू पर्वत में, नाकुड़ा बालोतरा में, त्रिपुरा सुंदरी, हर आदमी ने बांसवाड़ा याद कर रखा है, रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर ध्यान रखा। तो इसमें मेरे हिसाब से ये कोई भी बुक हो आपको अलग अलग जगह पर्यटन स्थल जो मिल जाएगा। राजस्थान भूगोल की आप इस किताब में आराम से जो कई जगह मिल जाएगा। ठीक है, उसके आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। गोवंश की आपके यहाँ ऐसी नस्ल पूछी गई है जो दूध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जानी जाती हैं।
केवल बैल पूछते तो अपन नागौरी कर देते ना। यहाँ अगले ने पूछा और उसके बाद में बताया बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर पूछा इन्होंने। बाड़मेर है, पाली, सिरोही, सांचौर पूछा। और जब आप बुक के अंदर जाते हैं तो आपको पेज नंबर 187 पे गाय और गाय की पूरी नस्ल मिलती है। और जब आप नागौरी, हरियाणवी, थार पारकर जो केवल बाड़मेर के अंदर है, जो केवल आपका बाड़मेर फलोदी वाला क्षेत्र है, वहां आपको मिलती है। लेकिन कांकरेज को जब आप देखेंगे तो ये बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, सांचौर, सिरोही, ये आपकी कांकरेज जो कि द्विप्रयोजनीय नस्ल है। नाम लिखा हमने अलग से। आप देखो एग्जामिनर जितनी मेहनत कर रहा है उतनी हम भी कर रहे हैं कि केवल ये लिखा हुआ नहीं है, आपका क्वेश्चन भी बुक में है और आपका आंसर भी बुक में है, आपका आंसर भी बुक में है ना। अब वापस क्वेश्चन देखो। गोवंश दूध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाता है। दो प्रयोजन सिद्ध हो गए। द्विप्रयोजनीय जो कौन सी होगी आपके दो, हाँ। उसके अलावा बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर, ये कांकरेज। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, हाँ ये सारी जो है वो नस्ल बता रखी है। इस तरीके से हमने तो विदेशी नस्ल भी बता रखी है आपके यहाँ, स्विस ब्राउन, जर्सी, रेड डेन, होलिस्टीन फ्रीजियन, सारी जो बता रखी है। सेंसताई भी बता रखी है अलग अलग, ऐसे मतलब सरल लगता है आदमी। बुक पढ़ के आप बहुत जिल नहीं होंगे, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं भाई। मेरा आपसे ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अगर आपके पास ये किताब है। और कोई मेरी क्लासेस वैसे भी यूट्यूब पे खूब होती है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद भी तारो जी कर जा तो थर मनाई को नहीं। और किताबें जो आ रखी हैं वो आप लोगों के यहाँ पॉलिटी की दोनों किताबें, जो 9 के 9 क्वेश्चन आए ना, मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में बताए, आप देख लेना। और आपके इकोनॉमी की दोनों किताबें, भूगोल की इस किताब की बात हो गई है। अब आगे तैयारी कर रहे हो साइंस और टेक, ये दोनों किताबें और आपकी आ रखी है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी जो बुक लाना चाहे बुक डिपो से जाके ला सकता है। ऑनलाइन डिलीवरी अभी एक बार अवेलेबल नहीं है, आगे जब होगी तो हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन, अभी भी जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? फिर पूछा उसने। मैंने एक बार बच्चों को पूछा था कि अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का है, अरे तो भाई जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या वहीं नगरीय जनसंख्या जयपुर होना है। लेकिन अगला पूछ रहा है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है शहरीकरण पूछ रहा है। जब शहरीकरण को जब आप पेज नंबर 129 पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60% के पास कोटा है शहरीकरण में, जयपुर 52 है, अजमेर 40 है। और वो अजमेर जोधपुर में पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? अजमेर जोधपुर में। अब यहां इन दोनों में तो कोई था ही नहीं, एलिमिनेट करना था भाई। शहरी कहां से रहेंगे? चूरू बीकानेर में कहां से शहरी? ग्रामीण मिल जाएगी। वैसे ग्रामीण भी ज्यादा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस एरिया के अंदर आपको जो ग्रामीण पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा मिलती है। जैसे आप डूंगरपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर में तो 93.69, बाड़मेर में 93, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पे ग्रामीण ज्यादा मिलती है। शहरी सबसे ज्यादा कोटा में, फिर जयपुर में, फिर अजमेर में, फिर जोधपुर है। इन दोनों में चाह रहा था वो उत्तर, ये अजमेर। इन दोनों में उत्तर जा रहा था ये अजमेर। नहीं पूछा नए जिले का प्रश्न। अभी किसी को डाउट है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सेंट गोबेन जो आपकी फ्लोट ग्लास फैक्ट्री है वो दोस्तों एक जो कंपनी है, कौन से देश की कंपनी है ये पूछा है। और कहां दोस्तों लोकेटेड है? कौन से देश की कंपनी है और कहां लोकेटेड है? आपके सामने है। आप पेज नंबर 197 में उद्योग के जब प्रकार देखेंगे तो नमक उद्योग के बाद जब आप कांच उद्योग में जाएंगे तो आप लोगों को जो है वो फ्लोट ग्लास संयंत्र दिखेगा, सेंट गोबेन कंपनी का दिखेगा, भिवाड़ी दिखेगा और फ्रांस नामक देश दिखेगा। ये लो देखा, कांच उद्योग अलग से बांट रखे हमने। ये कांच उद्योग है, सिरेमिक उद्योग है, ये टायर उद्योग है, ये कागज उद्योग है। जब उद्योग हमने सब पढ़ाए है ना, तो उद्योग सब हम लोगों ने पढ़ाए तो आप लोग याद रख लेना, ये भिवाड़ी और ये दोस्तों आपकी फ्रांस की कंपनी, ये सेंट गोबेन। अगले ने प्रश्न पूछा, आप इजीली करके आ सकते थे। फ्रांस फ्रेंच कंपनी है, भिवाड़ी में है, करके आ सकते थे आराम से, इजीली क्वेश्चन किया जा सकता था। ये आप लोगों के कोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, सारे के सारे बुक से थे। उसके साथ साथ केवल उत्तर ही नहीं, प्रश्न भी जो है वो बुक से थे। हमने प्रयास किया, अब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड बस नजर ना लगा दे, मालिक किताबा का ले ना पड़ जाए जी। मैं जो बड़ी मुश्किल जो मेहनत कर तैयार करी है, ते सोचो अगली बार जो है वो इमू कौन दिया। हाँ
कोशिश है, सभी अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करते हैं, हमने भी प्रयास किया। आप हमारी बुक से और अच्छा पढ़ सकते हैं। सारी किताबें अच्छी हैं, किताब कोई ख़राब नहीं है, सारी किताबें अच्छी हैं। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, हमारी जो भी 7 किताब आ रखी हैं, 3 किताब आने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी और उसके साथ साथ राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। समस्या का ही समाधान कर दूंगा मैं, जो आर्ट एंड कल्चर और आपके यहाँ इस किताब में अब भी चुनौतियां हैं भाई साहब। आरपीएससी हर पेपर के साथ चैलेंज दे रही है कि और सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी क्या है, फिर भी हम जो है वो 90% के आसपास, 85 से 90% के आसपास हम एक्यूरेसी रख रहे हैं। ये तो 100% गया मामला, यहाँ तो आज 100% मामला गया, ठीक है। यहाँ पे भी आज 100% मामला गया है। मामला जो है वो करंट अफेयर में भी 90 के आसपास का, पॉलिटी के अंदर थोड़ा सा 85-90, मतलब 2-1 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनको आप जो है वो या बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। आरएस का बैच मैंने आपको बताया ही है, पीएसआई की तैयारी करो, आप लोगों के लिए उड़ान बैच तैयार है, 8 तारीख से क्लासेस चालू है। वीडियो में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों के पास बचे हुए जो 40-50 दिन आप इंप्रूवमेंट करो, पेपर दो, रिकॉर्डेड बैच है, और जो आप लोगों को रिविजन हम लोग करवा ही रहे हैं और 10 टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन अब शिक्षक भर्तियों की बात आ रही है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर, तीनों के 22 सितंबर को जो है वो दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती के 3 बैच चालू होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके साथ साथ दोस्तों आपका स्कूल व्याख्याता का, और उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो सेकंड ग्रेड का। हमारे यहाँ 2 बैच पहले से अवेलेबल थे, फर्स्ट ग्रेड और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब मैं जो है वो सेकंड ग्रेड का भी बैच स्टार्ट करूंगा। अभी मैं एसएसटी का तो आपको नहीं बोलता, लेकिन जीके का बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसी सुविधा भी देंगे कि आप किसी एक ही बैच में इन तीनों की तैयारी कर सकें। ऐसा कुछ कॉम्बो का भी सोचेंगे ताकि बार बार कोर्स नहीं लेना पड़े, तो ऐसा भी कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी लिख के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, आप बढ़िया जो अपनी तैयारी करो, और करंट अफेयर की क्लासेस आप शाम को लेते रहते हैं, टेंशन फ्री रहो। और नए बैच जो स्टार्ट हुए हैं, आपके भाई बंधु जो भी पढ़ना चाहते हैं आरएस में, उनके लिए हमने सर्वज्ञ बैच स्टार्ट किया, कल से स्टार्ट होगा, एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस होगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।